यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ना है हिंदी निबंध, तो हिंदी निबंध की हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 9 दिल्ली दरबार दर्पण और इसके बाद भारत वर्षोन्नति कैसे होती है, हम एक ही क्लास में दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरा, है ना? तो आप बने रहिए, पूरी क्लास ज़रूर देख लेना। दोनों निबंध आपको एक साथ में मिल जाएँगे ताकि आपका जो समय है वो भी बचे और बार-बार आपको इधर-उधर भटकना भी ना पड़े। चलते हैं दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा लिखा गया निबंध है, जो कि जाने-माने निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया ये निबंध 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले इसका लेखक आपको याद रखना है सभी गद्य विधाओं का और दूसरे नंबर पर प्रकाशन वर्ष, ठीक है? ये आपको चीज़ें याद रखनी होती हैं। इस संग्रह में इसको संकलित किया गया है। तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे सबको हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निबंध लिखा है जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के तहत आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। ये 28 अप्रैल 1876 ये डेट आपको याद रखनी है अच्छे से, पूछी जाती है। इसको एक आधिकारिक घोषणा हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो महारानी विक्टोरिया आप जानते ही हैं उस वक्त हमारा जो देश था वो गुलाम था, है ना? अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर और एक 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया है इसको भारत की साम्राज्ञी यानी कि महारानी बना दिया गया है और भारत अब औपचारिक रूप से, पहले तो अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था, लेकिन अब औपचारिक यानी कि ऑफिशियल तौर से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला गया था। इस निबंध में भारतेंदु जी द्वारा 1877 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है कि ये जो निबंध इन्होंने लिखा है भारतेंदु जी ने, उसमें 1876 में जो आधिकारिक घोषणा हुई थी, उसके बाद दिल्ली दरबार दर्पण ये पहला दिल्ली दरबार लगा था, प्रथम वाला 1911 में, फिर दूसरा लगा था। ठीक है? तो प्रथम दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग की गई है भारतेंदु जी के द्वारा इस निबंध में। यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया है, जैसे समाचार छपते हैं, ठीक है? समाचार शैली में लिखा गया निबंध है। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। कि यहाँ भारतेंदु जी की राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही भावनाएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, क्योंकि इस तरह की जो कंप्लीट सीरीज़ आपको मिल रही है, यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री तैयारी पूरी करवाई जा रही है अभी फ़िलहाल तो। इसमें आपको यूनिट 6 से 10 तक कंप्लीट आपको तैयारी मिलेगी। उसके बाद हम सबका एमसीक्यू करेंगे या फिर वन लाइनर में भी मैं आपको करवा रही हूँ। हिंदी साहित्य की हमारी क्लास शाम को चलती है, जिसमें हम कंप्लीट अभी वन लाइनर तौर में मैराथन क्लास में आपको डेली करवा रही हूँ, 5:30 या 6 बजे मिलती है। उसको भी ज़रूर आप पढ़ लिया करो, ठीक है? वहाँ से हिंदी साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2 और इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके बता दीजिए, है ना? तो ई-बुक के रूप में एप्लीकेशन में भी उपलब्ध हैं। 1 जनवरी 1877 को दरबार का महोत्सव हुआ था, ये ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1877 को, ठीक है? ये दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। नेशनल एंथम, उसमें नेशनल एंथम कौन-सा गाया था? नेशनल एंथम बोलते किसको हैं? बहुत से हमारे भाई-बहन वो क्या है कि हिंदी पढ़े लिखे हैं तो बहुत ये इंग्लिश का शब्द नहीं जानते होंगे। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय गान, ठीक है? राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन है अब, है ना? वर्तमान में। तो उस समय कौन-सा गाया गया था? गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे गाया गया था। गॉड सेव द क्वीन यानी कि भगवान जो महारानी है उसको उसकी रक्षा करें, है ना? ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखने के लिए ये एंथम गाया गया था। आगे महारानी ने एक नया कर नियत किया था यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के नाम से। कि महारानी ने एक नया कर, कर यानी कि टैक्स, कि जिसको टैक्स बोलते हैं हम, जो आजकल हमारे जीएसटी के रूप में हमारे देश पर लगा हुआ है ना? एक ग्रहण है एक प्रकार का, जो आम जनता को ही चूसता है और ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के नाम से यहाँ पर एक टैक्स भी लगाया गया था। प्रमुख उद्धरण और उद्धरणों के माध्यम से हम यहाँ पर कंप्लीट महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा पढ़ने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इतना आपने पढ़ लिया तो आप पेपर आसानी से निकाल सकते हो। बाकी बाद में मैं पीवाईक्यू सबको करवाऊँगी। ठीक है? तो प्रमुख उद्धरणों में क्या है? सब बड़े-बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक-एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला था।
जो दिल्ली दरबार लगा था, उसमें जो भी बड़े-बड़े शासनाधिकारी आए थे, ठीक है? जो भी बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स आए थे, राजा-महाराजा आए थे, उनको सबको क्या-क्या मिला था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक-एक रेशमी झंडा मिला था और सोने का तमगा मिला था, ठीक है? उस वक़्त हमारा देश सोने की चिड़िया था, बहुत सारा सोना यहाँ पर होता था। अंग्रेज़ यहीं का माल यहीं के राजा-महाराजाओं को गिफ्ट कर दिया करते थे, है ना? अपने देश से तो कुछ लाए नहीं, बल्कि यहाँ से लूट कर ले जाते थे। आगे है मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ये कौन कह रहा है? उस समय का जो वायसराय था, है ना? उसने ही ये घोषणा करवाई थी और वही क्या कह रहा है महारानी की तरफ से ये झंडा पेश कर रहा है किसको राजाओं को झंडा और तमगा देते हुए उसने ये जो वचन है वो कहे थे, है ना? कटु वचन कहेंगे हम इनको। आगे इस वर्णन के अंत में ये लिखना अवश्य है कि स्त्रीयुत वायसराय लोगों में इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे, जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़ कर के आदर-सत्कार किया है। ठीक है? ये जो महाराजा-महाराजा ये जो ऑफिसर्स वगैरह जो शासनाधिकारी उस समय बुलाए गए थे उस दिल्ली दरबार में, ठीक है? उसमें से भारतेंदु जी बताते हैं कि इस वर्णन के अंत में ये लिखना बहुत अच्छा ज़रूरी है कि जब उनको ये सोने का तमगा और ये सब मिला ना, तो लोग इतने खुश हो जाते थे, ऐसे मगन हो जाते थे कि पता नहीं, सबसे बड़ा हाँ, सत्कार उनका तो बस सत्कार हो गया, है ना? उनको आदर-सत्कार दिया, ये नहीं समझ रहे थे कि हम गुलाम देश में जी रहे हैं। आगे यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रख लेना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ साथ में। ठीक है, इससे पहले हम यूनिट 5 से सॉरी 6, 7 और 8 को कर चुके हैं। ये 9वीं यूनिट चल रही है हमारी। इसके बाद हम पीवाईक्यू यूनिट 5 वगैरह वो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू करते रहेंगे। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की अगर कंप्लीट तैयारी आपको करनी है, पूरा बैच लेना है, तो जाकर के ऐप से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। नगर से कितनी दूरी पर ये दिल्ली दरबार लगा था? तो 5 मील दूरी पर लगा था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, है ना? जो चबूतरा था वो किस प्रकार का था? षटकोण था यानी कि 6 कोने वाला, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रूपेला तथा शीशे का काम बना हुआ था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा हुआ था, है ना? कंगूरे की जगह यानी कि जो हमारी डिज़ाइन बनी होती है, कारीगरी की, है ना? जो बिल्डिंग वगैरह पहले बनती थी, उन पर कंगूरे टाइप में इस तरह का कुछ टाइप में इस तरह से डिज़ाइनें वगैरह की जाती थी। लेकिन कंगूरे के ऊपर कलसा नहीं लगा हुआ था, है ना? उसकी जगह पर राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा हुआ था। इस चबूतरे पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। आगे है सब मिलाकर के 63 है ना? ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने हाइलाइट यहाँ पर कर रखा है वैसे तो। सब मिलाकर के 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। है ना? कितने शासनाधिकारी राजाओं को बुलाया गया था? तो 63 लोगों को इस चबूतरे पर जगह मिली, जिनके नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। इनको आप एक बार पढ़ लेना, मैं भी पढ़ देती हूँ। है ना? महाराज अजयगढ़, बड़ौदा के राजा बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया दतिया यहाँ पर जगहों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ से जो राजा महाराजा आए थे, उनको यहाँ पर चबूतरे पर बैठने को जगह मिली थी। ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, ऊर्जा, महाराणा उदयपुर, है ना? और महाराव राजा अलवर, बूंदी, बूंदी के राजा महाराजा महाराज राणा झालावर और राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बड़ौदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट। थोड़ा-सा और कठिन बनाना होगा ना प्रश्न किसको अ, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पर्सन क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनको थोड़ा और कठिन बनाना होगा पेपर को, तो यहाँ से वो क्वेश्चन छाँट लेते हैं इस तरीके से, है ना? 4 ऑप्शन दे देंगे, बता देंगे इनमें से कौन-सा शासनाधिकारी नहीं आया था। सब कुछ याद रखना आजकल ज़रूरी हो गया है। कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समधर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगनी, टोरी, नौवाब टोक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भूपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसियाँ, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरवी, पीपलौदा, जागीरदार पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कादका, नंदगांव और जाम नवानगर। ठीक है, नंदगांव तो मथुरा में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। आगे इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था,
हिंदुस्तान के राज का अधिकार, जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया। ये वायसराय का कथन है, वायसराय कह रहे हैं वो संबोधित करते हुए जनता को कि जो ये एक्ट लागू हुआ है, इसमें इसके तहत अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे जो अधिकार, वो अब हम मतलब महारानी के अधिकार में सब पूरा सब कुछ चला गया था और हमारे नाम से ही उसका अब शासन होगा। ऐसा वायसराय कह रहे हैं, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, उसमें ये लिखा हुआ था। आगे सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी किया गया था। ठीक है? 1858 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता क्रांति आई थी, तो उसके बाद जो अंग्रेज थे वो सतर्क हो गए थे और उन्होंने क्या कर दिया था, भारतीयों को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था, सैनिकों में उनकी भर्ती को कम कर दिया था, हिंदू मुसलमानों पर यहीं से फूट डालना शुरू कर दिया था, है ना? तो यहाँ पर आगे क्या हुआ था और 1800 इसमें ये बताया गया है कि 1858 में भी 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था। मतलब उसमें भी बड़े-बड़े, जैसे कि हमारी सरकारें हमेशा अब भी करती हैं, अब तो अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करती हैं सभी सरकारें। ठीक है? तो पहले अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, वो क्या करते थे कि 1858 को जो महारानी थी, उसने लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या किया था कि उनको कृपा अपनी मतलब मेहरबानी का विश्वास करवाया था कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, है ना? जैसे कि हमारी सरकारें करती हैं, भई पानी देंगे, बिजली देंगे, स्कूल बनवाएँगे, अस्पताल खुलवाएँगे, लेकिन करते क्या हैं? कुछ नहीं, है ना? जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज्य संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। ये वायसराय का संबोधन है, ठीक है? वायसराय का संबोधन था, उस वक़्त ये महारानी की ओर से इश्तिहार जारी किया गया था। आगे है, हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या हम लोग, ये वायसराय ने यहाँ पर ये संबोधन नहीं किया है ना, ये वाला उन्होंने बोला है। हम लोग, आगे वायसराय कह रहे हैं कि हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपा युक्त को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपनी परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। ये वायसराय का संबोधन है। आगे है, आगे कहते हैं, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने भी देश हैं, इनका विस्तार, आराम पड़े, कोई बात नहीं, बैठिए। हम्म। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। ठीक है? प्राचीन राज के समान एक श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती है। ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में जो भारत है, भारत के लोगों से बेहद प्यार करती है महारानी जी, ऐसा यहाँ पर जो वायसराय साहब हैं, वो कह रहे हैं। आगे कहती हैं, वे राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल ना बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के थे। इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति ना हो सकी। आगे कहते हैं, राज राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है ना? ये हर नेता का काम होता है पहले से ही, है ना? कि वो चुनावों से पहले या जब बनते हैं तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी ये नहीं करेंगे, प्रजा का दिल नहीं दुखाएँगे, है ना? लेकिन आज का समय ऐसा है जब एक 14 साल के बच्चे पर भी एफआईआर हो सकती है ना? तो समझ लीजिए आप क्या ही हो सकता है ना? तो श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। आगे आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों
और रीतों को बरत सकता है ना? सब अपना-अपना धर्म, नियम सब मान सकते हैं और अपना सकते हैं। आगे हैं, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो, सबको मिल सकता है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को प्रसिद्धि मिल जाए, सबको यश मिल जाए, है ना? सब फेमस हो जाएँ। लेकिन हाँ, भलाई करने का अवसर अगर हम चाहें तो हमें मिल सकता है, सब किसी हर किसी को मिल सकता है। ठीक है? ये पॉइंट याद रखना। आगे है, हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफ़सर और सिपाहियों, ये वायसराय सबको संबोधन करते हुए ये सारा जो लंबा-चौड़ा भाषण है ना, वो दे रहा है वहाँ पर दिल्ली दरबार में। वो कहता है कि हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफ़सर और सिपाहियों, आप लोगों ने भारी-भारी काम बहादुरी के साथ लड़-भिड़ कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे। उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिल-जुल कर अपने बाहरी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन, चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। आगे मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी लोग उस समय मेहमान बन कर के आए थे, उनको बोल रहे हैं कि मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ, जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। आगे कहते हैं, इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन-दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राज-काज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है। बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। आगे कहते हैं, परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंधन में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली-भाँति काम पाने के योग्य हैं। क्या अंग्रेजों के साथ में ही आपको काम दिया जाएगा, नौकरियाँ वगैरह दी जाएँगी, ऐसा ये कहते हैं। और ऐसा होना पूरा न्याय भी है और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार-बार इस बात को स्वीकार भी किया है। आगे कहते हैं, इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है, जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राज-राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें और इस रीति से उन पदों के योग्य हो जाएँ जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। यानी कि उन सब नौकरियों को कर सकें जिनको अंग्रेज करते हैं, बच्चे पढ़ लिख कर के इतने योग्य हो जाएँ। यहाँ पर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है अंग्रेजों की तरफ से, है ना? और वाक़ई में ये चीज़ तो देखिए उनकी काबिल-ए-तारीफ़ है। उन्होंने यहाँ के लोगों को पढ़ना-लिखाना सिखाया। मैं ये नहीं कह रही, उससे पहले हमारे ख़ैर जो पढ़ाई वग़ैरह थी, जो शिक्षा थी वो पहले से दी जा रही थी। हमारे अगर पुराने मध्यकालीन या फिर हमारे सतयुग, त्रेता युग में उसमें जाकर के देखेंगे तो पहले भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। लेकिन हाँ, बीच में सब कुछ कहीं न कहीं थम-सा गया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया सब लोगों को, है ना? और शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी। तो ये उनका थोड़ा-सा तारीफ़ करना बनता है। ठीक है? आगे देखते हैं, जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। आगे राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, चाहे भले ही उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया हो, उनका ये मानना था, उनका उस वक़्त ये सोचना रहा होगा कि हम ही हमेशा इस देश के ये देश हमारे ही कब्ज़े में रहेगा, है ना? और इसीलिए वो यहाँ के लोगों को पढ़ा-लिखा देखना चाहते थे, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। क्या राजभक्ति करना, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस, देश संबंधी कुछ मुख्य तत्व हैं। ठीक है? क्या है? मुख्य तत्व हैं। उनका सहज रीत पर बर्ताव मतलब उन सब का आपको बर्ताव करना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी, तो श्रीमती हिंदुस्तान की राज-राजेश्वरी अपनी पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। कि यहाँ पर उनको ये दिलासा दिया जा रहा था भारत के लोगों को कि अगर यहाँ पर बाहर के लोग कोई भी आक्रमण करेगा, तो यहाँ पर हमारे जो
हम रक्षा करेंगे, ठीक है? ये कह रही हैं राजराजेश्वरी रक्षा करेंगी। आगे कहते हैं कि हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे-बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट शुरू हो गया भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है। है ना? दिल्ली दरबार दर्पण आपको ये कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, है ना? भारतेंदु जी ने लिखा है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। मैं कंप्लीट भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये हमारा अगला निबंध है। चलिए मैं इसको भी पढ़ा ही देती हूँ, एक ही वीडियो में दोनों आपको देखने को मिल जाएँगे, है ना? आपका थोड़ा समय भी बच जाएगा। तो देखते हैं आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी तो बनेगी, है ना? बात तो वही है, लेकिन आपको अलग-अलग नहीं ढूँढना पड़ेगा। वैसे भी बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में एक निबंध तो नहीं पढ़ते, है ना? एक बार में वो कई सारे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसको भी साथ में करा देती हूँ। पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? अगर प अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे अनसब्सक्राइब वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना? थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा सकूँ बहुत सारी चीज़ें, है ना? करवाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी होती हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं करवा पाती। तो प्लीज़ आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट किया करो, ताकि क्लास आगे तक पहुँचे। फिर आपको देखिए काफ़ी कुछ फ्री सब कुछ ही फ्री मिल जाएगा। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? सॉरी। देखते हैं 3 दिसंबर 1884 ये भी भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखना। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? इसका ये प्रकाशित कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 याद रखना। आगे विषय वस्तु या प्रमुख घटनाएँ। विषय वस्तु या प्रमुख घटनाओं में क्या है? बलिया में दादरी के मेले के समय कि ये कहाँ पर प्रकाशित मतलब ये भाषण कहाँ पर दिया गया था? ध्यान देना। बलिया में बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ध्यान रखना। बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन ध्यान रखना। आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण जिसे बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया था और ये जो भाषण है वो भारतेंदु जी ने ही दिया था, ठीक है? कहाँ पर दिया था और किस सभा के दौरान दिया था? आर्य देशोपकारिणी सभा थी बलिया में दादरी के मेले के समय और इसे बाद में फिर निबंध के रूप में प्रकाशित करवा दिया। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी भारतेंदु जी की ही पत्रिका निकलती थी। उसमें 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ। आगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? इस निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएँ और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ये जो निबंध है इसमें भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएँ के भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएँ और भविष्य को के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं, ठीक है? इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा यानी कि जो अपनी मातृभाषा होती है, उसके लिए और स्वदेश हित यानी कि अपने देश की भलाई के लिए भी प्रश्न को उठाते हैं। आगे कहते हैं भारतेंदु ने भारतीयों के आलसीपन पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें चेतनाशील होने को कहा है कि भारतेंदु जी ने भारतीयों के आलसीपन पर जो कभी खत्म नहीं होने वाला का है ठीक है ये एक ऐसा गुण है कुछ भारतीयों में मैं सबकी तो बात नहीं कर रही जो कभी खत्म होने वाला नहीं है आलसीपन पर करारा प्रहार किया है भारतेंदु जी ने और उन्हें चेतनाशील होने के लिए कहा है उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों हिंदू मुसलमानों से मिलकर रहने का आग्रह भी किया है उन्होंने धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात की है और अंततः गत्वा भारतीयों को एकजुट रहने का भी संदेश यहाँ पर दिया है ना? भारतेंदु जी की जो उम्र थी वो बहुत कम लेकर के आए थे, भगवान ने अच्छा नहीं किया उनके साथ, है ना? केवल 35 साल की अल्पायु में ही चल बसे, लेकिन उन्होंने जो किया है ना देश के लिए, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? बहुत बड़ी। लोग 100-100 साल जी लेते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कर पाते। तो चाहे ज़िंदगी कम हो या ज़्यादा हो, जो करने वाला होता है ना, बहुत कुछ कर जाता है। तो आप सब भी कुछ करने की कोशिश करें, अगर साहित्य पढ़ रहे हो तो, है ना? बड़े-बड़े ही साहित्य प्रेमी रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है।
बलिया के कलेक्टर रावट को अकबर तथा उनके मुंशियों को टोडरमल और अबुल फजल के समान बताए हैं। ये सभी पीवाईक्यूज यहाँ से उठते हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बलिया के जो कलेक्टर हैं उनको क्या कहा था, रॉबर्ट कह करके पुकारा है, ठीक है। मतलब सॉरी, रॉबर्ट नहीं है, मतलब कलेक्टर का नाम रॉबर्ट है, उनको अकबर कह करके पुकारा है, ठीक है। क्या कहा है, अकबर कहा है। जो कलेक्टर रॉबर्ट था उस समय, उसको अकबर कहा है। और उसके जो मुंशी थे उनको टोडरमल और अबुल फजल के समान बताया है। हिंदुस्तानी राजे महाराजे हाकिम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तानी राजा महाराज हाकिम रईस वो कहते हैं कि कोई भी देश के जागरण के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है देश की, और आज भी नहीं पड़ी है। जिनको पड़ी है उनका वैसे भी चलती नहीं है। भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण बताया है। भारतीयों के आलस्य को क्या बताया है, उनकी दुर्गति का कारण बताया है। इसमें एक जगह पर मलूक दास के दोहे का उल्लेख भी किया गया है। मलूक दास का एक दोहा है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, ये जो दोहा है वैसे तो ये मलूक दास की पंक्तियां हैं, लेकिन ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें इसका प्रयोग किया गया है। आगे है, पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख भी इसमें मिलता है। अगर आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ी होगी या पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा होगा, तो तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, है ना, चंद्रबरदाई ने जिसका जिक्र किया है, मतलब चंद्रबरदाई क्या इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो नहीं देखा। तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके मोहम्मद गौरी अपने साथ अपने देश ले गया था, और वहां पर उसको इतनी यातनाएं दी थी, इतना मतलब पीड़ाएं दी थी, लेकिन बाद में शब्द भेदी बाण जो है मार देता है ना, उसका उल्लेख भी इस निबंध में मिलता है। प्रचलित कथा से इतर यहाँ शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन भी किया गया है। ये शहाबुद्दीन जो गौरी था, उसका भाई था गयासुद्दीन, उसको बाण मारने का वर्णन इसमें किया गया है। आगे कहते हैं, मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख भी इस निबंध में मिलता है। इन्हें लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना है। ठीक है, मीर हसन की जो मसनवी है और इंदर सभा है, ठीक है, इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया और लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य बताया है, ये भी ध्यान रखना। एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं 2-2 निबंध आपको एक-एक साथ करा दूँगी सारे यूट्यूब पर, है ना? और आप अगर करना चाहें तो निबंध और यूनिट 10 है वो कंप्लीट मैं करवाऊँगी। उसके बाद हम पीवाईक्यू सीरीज़ करेंगे। हिंदी साहित्य क्लास तो शाम को चल ही रही है ना? हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान वगैरह वो मैं शाम की क्लास में करवा दूँगी। प्रमुख उद्धरण में या फिर प्रमुख पॉइंट देखते हैं सारे इसके। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो बलिया में दादरी मेले के समय आर्य देश उपकारणी सभा में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये भाषण देना यहाँ से शुरू किया है। वो कहते हैं कि आज बड़े ही आनंद का दिन है। आगे कहते हैं, जहाँ रावत साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रावट साहब अकबर हैं, तो मुंशी चतुर्भुज शाह, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं, है ना? ये रॉबर्ट्स उस वक्त जो कलेक्टर था, उसके मुंशियों के नाम है चतुर्भुज शाह और बिहारी लाल। आगे देखते हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी-अच्छी और बड़े-बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला तो हो, ये क्या नहीं कर सकते। इनसे बस इतना कह दीजिए, "का चुपी साधी रहा बलवाना", है ना? बस ये पॉइंट इनसे कह दीजिए, फिर देखना क्या नहीं कर सकते हैं। आगे यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस, है ना? ये फ्रांसीस हैं, फ्रांसीसी आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े-खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको और औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि यानी कि करोड़ों उपाय करके भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मतलब खुलेआम भारतेंदु जी ने ये अंग्रेजों के सामने ये वाला भाषण दिया है ना? भारत के लोगों को जगाने का कितना अच्छा उनका प्रयास है। इस
निबंध से पता चलता है, लेकिन लोग हैं कि मानते हैं नहीं, है ना? आगे देखते हैं, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। पहली बात तो मनुष्य का जो जन्म है बड़ा ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा मिली और मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का समान अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति नहीं करें, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी नहीं, तो उसका अभाग्य ही कहेंगे। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। ठीक है? उन्होंने भारतीयों को कुएं के मेंढक बताया है, काठ के उल्लू बताया है, पिंजड़े के गंगाराम बताया है। ठीक है? ये उपाधियाँ दी हैं, ये याद रखना, पूछी जाती हैं। आगे वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं ना, गप में ही यानी कि एक-दूसरे से गप मारते रहते हैं और उन्हीं में देश के प्रबंधों को छाँटते हैं। सिद्धांत ये है कि वहाँ के लोगों का सिद्धांत ये है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। छिन यानी कि एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बैठे-बैठे गप्पों में ही सारे कल्पनाएँ कर लेते हैं। आलस पर मलूकदास जी ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसका भी उल्लेख इन्होंने किया है भारतेंदु जी ने। आगे कहते हैं किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब किसी तरह इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती, वही दशा आज हिंदुस्तान की है। आगे कहते हैं भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मात्र यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यहाँ पर जो हमारे देश में अंधविश्वास है उस पर कहीं ना कहीं व्यंग्य किया गया है ना? जैसा कि लोग करते हैं, उपाय ढूँढते रहते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, तरक्की कैसे होगी, सरकारी नौकरी में कैसे पा सकता हूँ, पल-पल में ही मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें जो लोग खोजते रहते हैं, अंधविश्वास पर यहाँ पर व्यंग्य किया है भारतेंदु जी ने। आगे कहते हैं, तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख बोधे, डरपोक ने पुकरवाओगे, है ना? कब तक ये लोग तुमको जंगली मूर्ख वगैरह ही बोलते रहेंगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहाँ ठिकाना नहीं है। आगे कहते हैं अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को अगर नहीं सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब वेश में उन्नति करो। मतलब केवल उन्नति ऐसा नहीं है, अपने हर चीज़ में उन्नति करो, घर, बाहर, भीतर सब जगह उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, यानी कि काँटे की तरह बाधाएँ बनी हुई हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। यहाँ पर इन्होंने एक क्या है भारतेंदु जी ने ये जो पंक्तियाँ भी कही हैं, अपमानम पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठते स्वकाव्यम साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं जो लोग अपने को देश तैसी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, देखा देखो थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल में आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ-वहाँ से पकड़-पकड़ कर लाओ। उनको बाँध-बाँध कर कैद करो। हम इन इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी, उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो-जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काँटा हों, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो, कुछ मत करो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम नहीं होंगे, जात से बाहर नहीं निकाले जाएँगे, दखे ना हो जाएँगे, कैद नहीं होंगे, वरन जान से ना मारे जाएँगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरता है। यानी कि जो देश है, देश की भलाई के लिए बलिदान देना पड़ता है। ये कौन कहते हैं? भारतेंदु जी का कहना है। आगे कहते हैं सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ठीक है? सब उन्नतियों का जो मूल है, धर्म को बताया है किसने? भारतेंदु जी ने। आगे कहते हैं इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है।
देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई हैं। इससे उनकी दिन-दिन कैसी उन्नति हो रही है। यानी कि अंग्रेजों की जो धर्म नीति और राजनीति है, दोनों को उन्होंने उम, मिला रखा है, ठीक है? बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है, उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा का विवाह, के लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बलवीर्य आयुष्य मत घटा दीजिए। आप उनके माँ-बाप हैं या फिर उनके शत्रु हैं, उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नौन तेल लकड़ी की फ़िक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। आगे कहते हैं भारतेंदु जी, वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दीजिए। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। ठीक है? वैष्णव, शाक्त यानी कि अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्मों के जो लोग हैं, वो आपस में एक-दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़ें, है ना? अपने देश के बारे में सोचें सभी मिलकर के। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिल जाइए। जाति में कोई चाहे ऊँचा हो, चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। आगे कहते हैं मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें, ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो, वो ना करें। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ दो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। ठीक है? यहाँ जातिवाद, भेदवाद, जो ये सारी चीजें जो प्रथाएं हमारे देश में चल रही हैं, बहु विवाह या विधवा विवाह या बाल विवाह, उन सब के लिए भी उन सब पर व्यंग्य किया है भारतेंदु जी ने। इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग, किसी जाति का क्यों ना हो, वो हिंदू है। हाय अफ़सोस! तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों निबंध मैंने एक साथ आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए क्लासेस यूज़फुल रहेंगी और अच्छी लगें तो भई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना।